जितना कुछ सोचकर मैं गांव आया था उसका आधा भी खा नहीं पाया था। पता नहीं क्यों, लेकिन सामने रखा खाना देखकर भूख मरने लगती थी। जरा बहुत चक्कर उठ जाता। मेजबान को लगता कि शहर वाला लड़का है, पसंद ही नहीं आ रहा होगा, जबकि असलियत तो यह थी कि यही शहर वाला लड़का शहर से ऊब कर गांव की महक में रम जाने आया था। दोस्तों का फोन आता था, कब वापस आओगे, और मैं टाल जाता था। क्या जवाब देता? मैं तो यहाँ अलग अपनी लड़ाई लड़ रहा था अपने आप से। बहाना तो मैं ये बनाकर आया था कि गांव में जमीन जायदाद से जुड़कर कुछ काम है। सच्चाई ये थी कि कुछ दिन शांति से रहना चाहता था, लैपटॉप की किटकिट से दूर, शहर की औपचारिक जिंदगी से दूर, उस नाम निशा से दूर जो अपने मतलब को सार्थक करता हुआ सच में मेरे चारों तरफ अंधेरे की चादर फैला चुका था। कहने को तो हमको अलग हुए बहुत समय बीत चुका था, लेकिन तकलीफ नाम बदल बदल कर परेशान कर रही थी। कभी गुस्सा, कभी बदले की भावना, कभी निराशा। अजीब लगता था सोचकर कि कभी हमारे बीच भी प्यार था। उस दिन भी आम के पेड़ के सामने बैठा कहीं दूर देखता हुआ गुम था कि उस आवाज ने चौंका दिया। पेड़ को भस्म कर देंगे क्या? घूर घूर कर मैं पलटा, ये कौन है? पल भर में ही उसे उसके गाल पर उभरा तिल उसकी पहचान याद दिला गया। रजनी। हाँ, और कौन आपको ऐसे टोक सकता है? कहने वाली हंस रही थी। मैं थोड़ा झेप रहा था। कई सालों बाद हम मिल रहे थे। हम एक ही स्कूल में थे। मैं 2 साल सीनियर था। 12वीं के बाद मैं आगे पढ़ने शहर चला गया था। उसके बाद जब भी आया वो दिखी ही नहीं। वैसे मैंने उसको ढूंढा भी तो नहीं। इस बीच में एक बार वो तब याद आई थी जब मेरे लिए उसके रिश्ते की बात उठी थी। मैंने मना कर दिया था। तुम तो दिल्ली में सेटल्ड हो ना? जितना कुछ पता था उसके हिसाब से मैंने बोल दिया। वो बड़ी सहजता से नकार गई। नहीं, शादी दिल्ली में हुई थी, सेटल्ड तो यहीं हूँ। पेड़ को छूकर आती एक हवा का झोंका मुझे मुझे भी छू गया। इतना आत्मविश्वास, इतनी तसल्ली, ये सब हर किसी के पास क्यों नहीं? मैं आपको बुलाने आई थी। आज रात का खाना हमारे घर पर है। रास्ता तो याद है ना? उसके स्वर में एक ताना सा था, और यह एहसास मुझे थोड़ा और शर्मिंदा कर गया था। जब मैं छोटा था तब उसके घर दिनों में इतने चक्कर लगते थे कि दोनों घर लगभग एक ही से लगने लगे थे। एक बार इस गांव से बाहर क्या निकला, मानो हर दूरी को खींचकर मैंने लंबा कर दिया। मैं गांव आता ही कितने दिन के लिए था, कभी 2 दिनों के लिए, कभी एक हफ्ते के लिए, और उन दिनों में भी न किसी से मिलने जाना, न ही कोई घर आए तो उसको अपनी शक्ल दिखाना। बस एक अपनी अलग दुनिया बना ली थी मैंने। पढ़ाई, फिर नौकरी, और जब से माँ पापा नहीं रहे तो गांव के नाम से भी चिढ़ हो गई। उसके बाद तो मुनीम जी ही यहाँ आकर काम देखते रहे, मुझ तक हिसाब और रुपए पहुंचते रहे। बस इससे ज्यादा यहाँ की मिट्टी से कोई संबंध नहीं रहा। रात को उसके घर पहुंचा तो एक अजीब सी झिझक से घिरा रहा। उससे शादी के लिए मैंने ही मना किया था। ये बात जितनी मुझे याद थी उससे ज्यादा उन लोगों को याद होगी, यह तो तय था। तब भी वे दोनों मुझसे इस तरह दुलार कर रहे थे जैसे मैं सालों पहले वाला वही बच्चा था। आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं? खाना खाते हुए अजीब सा सवाल मैं पूछ लिया, जबकि रजनी मुझे सुबह बता चुकी थी कि वह भी यहाँ रहती है। कि मेरे मन के भीतर बैठा कोई सवाल मुझे यह सब पूछने को कह रहा था। चाची अचानक गंभीर हो गई थी। नहीं बेटा, हम तीनों लोग यहाँ रहते हैं, रजनी दिल्ली में थोड़ी रहती है। इतना बोलकर वह चुप हो गई थी। बात बदलने के लिए चाचा जी और दूसरी बात पूछने लगे, और मुझे ऐसा लगा कि इस बात को आगे बढ़ाने से बचने के लिए रजनी भी वहां से उठकर चली गई थी। खाना खाने के बाद चाचा मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। दरअसल वो उस अधूरी बात को पूरी करना चाहते थे जो उस समय छूट गई थी। बेटा, शादी के बाद रजनी करीब 5 महीने दिल्ली में रही होगी, फिर यहीं आ गई। अभी कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, जल्दी ही सब निपट जाएगा। क्या बताइए, जैसी भगवान की मर्जी। उस रात में बहुत कुछ सोचता रहा, कभी अपने घर के बारे में, कभी नौकरी, कभी निशा, तो कभी रजनी के बारे में। मैं भी कहते है ना कि सुख एक उत्सव का माहौल लेकर आता है, उसमें सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह दुख भी एक ऐसी काली चादर ओढ़ कर आता है जिसके नीचे सभी उदास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अगली सुबह उनके घर से बहुत सारा नाश्ता मेरे जागने से पहले ही हाजिर था, और उसके बाद दोपहर में भी मेरी थाली लगकर आ चुकी थी। रजनी के घर काम करने वाले लोग इस तरह मेरी सेवा में लिप्त हो चुके थे जैसे मैं उनके घर का मेहमान हूँ। रात में नौकर खाना देने आया तो मैंने साफ मना कर दिया। अरे, आप चाची से मना कर देना, इतना खाना मत भेजे, दिन का ही सब रखा हुआ है मेरे पास। यहाँ खाना बनाने के लिए लोग हैं, वह क्यों परेशान हो रहे हैं? वो हंसते हुए बोला, अब यह सब बात तो आप ही कह दीजिएगा, नहीं तो रजनी दीदी हमारी खटिया खड़ी कर देंगी। अपराध बोध के तले में दबता चला जा रहा था। किसी तरह तो यहाँ मन लगाना शुरू हुआ था। अब अचानक यह सब। अगली सुबह उनके घर से नाश्ता खाना आने से पहले ही मैं उनका दरवाजा खटखटा चुका था। सामने रजनी खड़ी थी। सॉरी, सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। वह मुस्कुरा रही थी। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, सॉरी नहीं।
अंदर आइए। मुझे लगा जैसे वह कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। घर पर चाचा चाची भी नहीं दिख रहे थे। बस मैं चाची से यह कहने आया था कि खाने के लिए परेशान मत हो, मुनीम जी ने सब इंतजाम कर दिया है। वैसे मैं 2-3 दिनों के लिए नहीं आया हूँ, अभी रहूंगा कुछ दिन। रजनी अपना बैग उठाते रुक गई। क्या आप नौकरी छोड़कर आ गए? जहाँ तक मुझे पता है आपकी तो जॉब है ना वहाँ। मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले कि मैं जवाब देने के लिए और टाइम लेता, वो माफी मांगते हुए बोली, मैं शाम को आती हूँ, घर फिर बैठकर बात करते हैं, अभी मुझे जाना है। इतना कहते ही उसने ड्राइवर को आवाज दी और मुझे हक्का बक्का छोड़कर चली गई। यह इतनी जल्दी में जा कहाँ रही थी? चाचा चाची भी घर पर नहीं दिख रहे थे। कोई बात तो नहीं हो गई? मैंने पास खड़े नौकर से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई बीमार है क्या? आज दीदी शहर गई हैं। मालिक मालकिन को अस्पताल दिखाने उन दोनों को सुबह छोड़ आई थी। अभी कुछ कागज पत्तर लेने घर आई, अब फिर गई हैं। मेरे पास रजनी का फोन नंबर नहीं था। मैंने किसी और से मांगना ठीक भी नहीं समझा। शाम होने का इंतजार करता रहा। रजनी शाम बीतने के बाद घर आई, साथ में चाची भी थी। मुझे पता चला कि आप सब लोग अस्पताल गए थे। मैं तो घबरा ही गया था, तुमने मुझे बताया भी नहीं। सुबह कुछ मैंने रजनी को देखकर शिकायत की। अरे कुछ खास नहीं था, बस इन लोगों को रेगुलर चेकअप के लिए लेकर जाती हूँ, रेगुलर चेकअप करवाती हूँ, इसलिए गई थी। इतना कहने के साथ ही रजनी ने मुझसे टीवी ऑन करवा लिया था और चाची की पसंद का सीरियल लगाकर उनको आराम से बैठा दिया था। इसी बीच उसने कब नौकर को इशारा करके अपना साथ लाया खाना भी लगवा लिया। मुझे तो पता ही नहीं चला। एक थाली चाची को पकड़ाकर एक मुझे थमा गई। रजनी से मैं प्रभावित हो रहा था और उसके एक नहीं कई कारण थे। गांव की लड़कियों की जो एक बनी बनाई छवि होती है, जिसमें उनको ठीक से बात करना नहीं आता, घर से बाहर निकलने में झिझकती हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, डरी सहमी सी होती हैं, रजनी उन सब से एकदम अलग थी। आप सुबह कुछ बता रहे थे, मैं पूरी बात सुन नहीं पाई थी। उसने खाना खाते हुए प्रसंग छेड़ दिया। मैंने एक बार चाची की ओर देखा, वह टीवी देखने में व्यस्त थी। मैंने बताना शुरू किया, सही सही बताओ। तो मैं हमेशा से चाहता था कि किसी शांत जगह रहकर कुछ करूं, जैसे कि यही अपना गांव। कुछ साल शहर में नौकरी करके भी देख ली, अब लगता है कि यहीं रहूं। बहुत कुछ सोच कर आया था, लेकिन मन यहाँ भी नहीं लग रहा है। मेरे कहते ही उसने एक भरपूर निगाह मुझ पर डाली। आपके मन में तो कुछ और है। बात गांव शहर नौकरी की है या किसी और से भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं? खाना खाते हुए मेरे गले में अचानक कुछ अटक गया। क्या कहूँ इससे? अब कह सकती हो किसी से भाग रहा हूँ, किसी की याद से भाग रहा हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? खैर तुम बताओ, क्या पढ़ाई की और आगे? मैं और कुछ पूछते पूछते रुक गया, लेकिन वो सब समझकर बताती चली गई। यहाँ से इंटर करने के बाद मैं बुआ के यहाँ चली गई थी। वहां से आगे की पढ़ाई की, नौकरी भी की। उसके बाद इतना बोलकर वह रुकी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह यह कहने वाली थी कि इसके बाद आपसे शादी की बात चली और आपने मना कर दिया। मैं असहज होने लगा था, तभी बात करो किसी और दिशा में मोड़ते हुए उसने बोलना जारी रखा। उसके बाद मेरी दिल्ली में शादी हो गई। कुछ महीने ही मैं वहां रह पाई, फिर गांव में मुझे वापस बुला लिया। अपने जीवन की एक बड़ी दुर्घटना को बस एक घटना बताकर उसने माहौल को हल्का कर दिया था। मैंने पूछ लिया, अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्यों? अच्छा खैर छोड़ो। वह भी उस वक्त चुप हो गई थी। चाची खाना खाकर उठ गई थी। वापस आकर चाची फिर से टीवी देखने के लिए बैठी थी। उसने बताना शुरू किया, जब शादी तय हुई तब उन लोगों का कहना था कि उनको एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो हर तरह से आत्मनिर्भर हो, स्मार्ट हो। लेकिन असलियत कुछ और थी। शादी के हफ्ते भर के भीतर ही दबाव आना शुरू हो गया कि गांव का सब कुछ बेचकर उन लोगों के नाम कर दूं। धीरे धीरे समझ में आया कि शादी के लिए मुझे चुनने की वजह मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि मेरी संपत्ति थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। बताते हुए दर्द की एक रेखा उसके चेहरे पर खिंची आई थी। पापा मम्मी इस बात के लिए भी तैयार थे। उनका कहना था कि जब एक दिन यह सब होना ही है तो अभी ही सही। लेकिन मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। आखिर बोलते बोलते उसका दुखी चेहरा एक सशक्त स्त्री के चेहरे में तब्दील हो चुका था। मेरे यह कहना था कि क्यों मेरे मम्मी पापा सब कुछ बेचकर वहां पर रहें, उनका वहां कुछ भी नहीं, उनको कैसा लगेगा वहां पर। जब मैंने यह बात समझाने की कोशिश की तब उन सब का असली चेहरा सामने आने लगा। वहां किसी के लिए भी मैं कुछ नहीं थी। वे लोग सिर्फ लालच से हमसे जुड़े थे। जैसे ही ये सब सामने आया, मैंने अपना फैसला सुनाया और यहाँ आ गई। मम्मी पापा के साथ हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ, अपने खेत बाग संभालती हूँ, बस और क्या चाहिए। मैं सम्मोहन में था। मेरे सामने महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा चेहरा बैठा था जिसकी हिम्मत देखकर मुझे अपनी
कमजोरी पर हैरान ही हो रही थी। किन छोटी छोटी समस्याओं से मैं भागता फिर रहा हूँ, हर बात पर घबरा जाना, निर्णय न ले पाना। मैंने एक पल ठहर कर पूछा, तुमने उसको माफ कर दिया? अपने हस्बैंड को अगर माफ नहीं करती ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अगर मन में किसी के लिए नफरत भरी रहे तो वह नफरत उसको भूलने भी नहीं देती। मैं उसे भूलना चाहती थी, मैंने माफ कर दिया। कितनी सहजता से, कितनी बड़ी बात कहकर वह चुप हो गई थी। थोड़ी देर में वह अपने सारे बर्तन समेटकर अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर से चली गई थी, लेकिन बहुत सारी हिम्मत इस मेज पर छोड़ गई थी जिस मेज पर हम खाना खा रहे थे। मैं बहुत देर तक वहां रजनी की उपस्थिति महसूस कर रहा था। वह रात बेचैनी से कटी। अगले 2-3 दिनों तक हम नहीं मिले, लेकिन एक बात मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की कि रजनी की बातों में कुछ तो ऐसा था जो मुझे बहुत कुछ सिखा गया था। मेरे भीतर के डर को दूर भगाकर मुझे वह सब सिखा गया था जो अब तक मैं देखना ही नहीं चाहता था। मैं स्वीकार ही नहीं करना चाहता था कि निशा अब मेरी जिंदगी में नहीं है। पहले स्वीकार किया, नफरत करना छोड़ा, तब जाकर नाम मिटा पाया। नाम मिटा तभी सुकून मिला। सुकून मिला तो लगा कुछ और है भीतर। क्या था भीतर? अब किसी का नाम सुनाई दिया। दिल हुआ कि इसी वक्त उससे जाकर मिल लूं। घर से बाहर निकलते ही चौंक गया। देखा फलों का एक बड़ा सा टोकरा लिए रजनी का नौकर मेरे घर की ओर चला आ रहा है और उससे ठीक पीछे पीछे गुलाबी सोल में लिपटी हुई वो खुद। अरे आप कहीं जा रहे थे? उसके पूछते ही मैंने तुरंत झूठ बोल दिया, हाँ बस ऐसे ही टहलने। अच्छा फिलहाल तो आप ये रखिए, थोड़ी देर में मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। रजनी, 1 मिनट। मैंने उसको रोका। मैं उससे कुछ कहना चाहता था। उसने नौकर को घर जाने के लिए कहा और मेरी बात सुनने के लिए वो रुक गई। मैं कहने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, तब भी मैंने कोशिश की। रजनी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, वो रिश्ते वाली बात। इसके आगे मुझसे कुछ कहा नहीं गया। नहीं, इसमें सॉरी जैसा कुछ नहीं था। हो सके तो मुझे कारण बता दीजिए, वैसे जरूरी नहीं है। मैं सच बोलना चाहता था, मैंने बोला भी। मैं एक रिलेशनशिप में था और वही सब है जो मुझे परेशान करता रहता है। उन्हीं यादों से भागता फिरता रहता हूँ अब नहीं भाग रहे। नहीं, तुमने उस दिन समझाया था ना, तब से निशा को माफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। निशा नाम था उसका। हाँ, अपने नाम वाला ही काम किया उसने। हर जगह अंधेरा करके चली गई। रुकते रुकते भी मेरे मुंह से यह कड़वी बात निकल ही गई थी। यह सब सुनते ही रजनी चौंक पड़ी थी। मेरे नाम का मतलब भी तो वही है। मैं तो इसको इस तरह से डिफाइन करती हूँ कि रात ना हो तो दिन भर की थकान ही न मिटे, कोई आराम ही न करे, कोई सपने ही न देखे। उफ, मैं क्या बोल गया था। 2-3 बार सॉरी सॉरी बोलकर, इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ और कह पाता, रजनी जाने का मन बना चुकी थी। बाद में बात करते हैं, आज मम्मी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, मुझे उन्हें लेकर शहर जाना है। उसके जाते ही मैं डूब सा गया था। कितनी बुरी तरह दिल दुखा दिया था मैंने उसका। अपने दुख में इतना डूब जाना कि न बोलने का होश रहे, न किसी को समझने की चिंता रहे। यह कहाँ की समझदारी थी। वह दिन बहुत भारी बीता। रात को मैं चाची को देखने भी गया, तब भी रजनी मुझसे कटी कटी सी ही रही, लेकिन मैं अपने भीतर कुछ बदलता हुआ देख रहा था। वो जितना मुझसे दूर जाने लगती उतना ही मैं खुद को उसके नजदीक पाता। उससे मिलने के बहुत सारे बहाने लिए मैं हमेशा तैयार रहता। कभी खेती से संबंधित कुछ मसला लेने पहुंच जाता, कभी कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के बहाने में पूछताछ कर लेता। उस दिन चाची को शहर लेकर जाना था। किसी काम का बहाना बनाकर मैं भी साथ हो लिया। लौटते समय रास्ते में चाची जी ने पूछा, गांव में चर्चा है कि तुम नौकरी छोड़कर आ गए हो, अब यहीं रहकर सब देखोगे। मैंने कार चलाते हुए इतने जोर से कहा कि पीछे बैठी रजनी भी सुन ले। जी चाचा जी, अब यहीं अच्छा लगता है। हाँ ठीक भी है बेटा, इतना कुछ है तुम्हारे पास, खेत खलियान बाग बगीचे, यह सब देखो। क्या रखा है शहर में, क्या रखा है शहर में? से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे लिए कुछ और था। क्या सब कुछ है मेरे पास यहाँ, और जो कुछ है वो सिर्फ मेरा भ्रम है? मेरे मन में रजनी के लिए एक नए एहसास का जन्म लेना, कहीं पिछले रिश्ते यानी निशा के जाने की भरपाई तो नहीं है? यह सवाल मैंने बार बार खुद से किया और हर बार यही जवाब पाया कि नहीं, यह एक नए कपल के आने जैसा एहसास है जिसका पिछले सूखे पेट कोई वास्ता नहीं। और रजनी के लिए उससे कैसे पूछूं? हो सकता है ये बात करते ही हमारी बातचीत ही बंद हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो भी जिंदगी को एक मौका और देना चाहे। मन को सिक्का बनाकर मैं उछाल उछाल कर देखता रहा। अगर रजनी ने ये कह दिया कि अब क्यों आए हो, तब तो मना कर दिया था ना। मैंने दिमाग पर जोर डाला, हो सकता है वो भी मुझे पसंद करने लगी हो। नहीं, ये संभव नहीं। ऐसे लड़के को वो क्यों पसंद करेगी जो उसके साथ जुड़ने से मना कर चुका हो? बीसों ख्याल आए और गए। फिर मैंने खुद को समझाया, बात तो करनी ही पड़ेगी। चितिया पट बिना सिक्का उछाले पता कैसे चलेगा?
अगली सुबह मैंने अपने घर आंगन में खिले छोटे बड़े फूल चुने, उनको करीने से बांधा, बीच में एक कागज पर सॉरी लिखकर छुपाया और सीधे उसके घर पहुंच गया। रजनी ने ही दरवाजा खोला। मैंने सोचा आज नाश्ता यहीं कर लूं, ये तुम्हारे लिए। हड़बड़ाकर मैंने फूल उसकी ओर बढ़ा दिए। बीच में रखा कागज उसको दिख रहा था। ये क्या है? किस बात के लिए सॉरी? वो इस दिन तुम्हारे नाम को लेकर वो सब कहा। सब लोग सो रहे हैं क्या? हाँ। कागज को फूलों से हटाकर अपनी मुट्ठी में छुपाती हुई रजनी मुझे कितनी अपनी सी लग रही थी। क्यों छुपा रही थी? कि कोई देख न ले। नाराज होती तो फेंक देती उसको। मेरी हिम्मत बढ़ी, कुछ बात करनी थी। आइए बैठिए, चाय भी तैयार है। चाय का गर्म कप अपनी उष्मा से थोड़ी और हिम्मत भर गया। एक भरपूर नजर मैंने चाय पीते रजनी पर डाली और एक झटके में कह गया, मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, तब भी मैं मतलब क्या हम दोनों? उसके कप से चाय छलकी, हमारी आंखें मिली, उसने आंखें फेर ली। क्या हम दोनों? पूरी बात कहिए। क्या हम दोनों आगे के लिए कुछ सोच सकते हैं? देखो, पिछली बात मत उठाना। मैंने बताया था तुमको रिश्ते के लिए न कहना। उसमें तुमको रिजेक्ट करने जैसा कुछ नहीं था। कोई और भी होता तो मैं शायद यही करता। वो चाय पीती रही, भाप उसके चेहरे को छूती हुई उसके बालों में गुम होती रही। मैंने थोड़ा और जोड़ा, तुम मना कर सकती हो तुरंत अभी, मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगेगा। बस हमारी दोस्ती बनी रहे, उतना ही बहुत होगा मेरे लिए। रजनी अचानक गंभीर हो गई थी। मेरी ओर देखकर धीरे से बोली, इतना डर है मुझे खोने का? मैं सिर झुकाकर बस हाँ ही कर पाया। उसने एक लंबी सांस खींचकर पूछा, आपको क्या लगता है? आपके घर जब रिश्ता भेजा गया था उसमें मेरी मर्जी नहीं थी। मैं चौंक गया था। ये क्या कह रही थी? मैंने घर में कह दिया था वहां शादी नहीं होगी तो कहीं नहीं करूंगी, और अपने तो खोटे सिक्के जैसा रिश्ता लौटा दिया। तब दिल बहुत दुखा, अपने में कमी खोजती रही। जब जाकर पता चला कि असली बात क्या थी, कितना कुछ अचानक मेरे सामने आ रहा था। रजनी मुझे इतने लंबे समय से मन में ही बिठाए हुए थी और मुझे भनक तक नहीं लगी। लेकिन ये बात जानकर मुझे जितना खुश होना चाहिए था मैं हो नहीं पा रहा था। कितने ही जद्दोजहद से गुजरी होगी ये। पहले मेरा मना करना, फिर वहां शादी होना, उसके बाद नर्क झेलना। मुझे लगा जैसे कहीं न कहीं इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार था। मुझे माफ कर पाओगी रजनी? वो कुछ देर सोचती रही। माफ कर दूंगी, लेकिन क्या? लेकिन उस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकती जो आपने पूछा था। मैं मुस्कुरा दिया था। उस सवाल का जवाब उसके चेहरे पर लिखा था, भले ही वो खुद न पढ़ पा रही हो। मैंने चाय का कप रखते हुए कहा, तुमने मेरा बहुत इंतजार किया है, अब मैं करूंगा। वो तो करने दोगी ना? वो चुप रही। मैंने कप उसकी ओर बढ़ाया, थोड़ी चाय और मिलेगी क्या? भाप उड़ती चाय मेरा कप भर चुकी थी। कप हो या जिंदगी, दोबारा भरे जाने का मौका सबको मिलता है। मैं यही सोचकर मुस्कुरा रहा था। सामने बैठी रजनी पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।